कार्तिक उपाध्याय पेशे से पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब तबादला होकर नए शहर आकर पहुंचता है और जहां पहुंचता है वहां उसको गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए गए क्वार्टर मिलता है। और वहां पहुंचकर तो वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर कार्यरत उसके पहले जो वहां का नौकर था वह उसकी आवभगत में स्वागत करता है और साथ ही साथ उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उस नौकर उसके जो भी सामान होते हैं वो गाड़ी से उतारता है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के क्वार्टर तक यानी कमरे तक यानी डेरा जो मिला था सरकारी क्वार्टर उसमें ले जाकर के सामान रखता है। और उसी वक्त वहीं पर उस नौकर की वाइफ जब वहां पहुंचती है तो इसी वक्त कार्तिक की आंखें देखकर उसको फटी की फटी रह जाती है, मानो ऐसे कि जैसे कार्तिक के मुंह से लार टपकने लगा हो और देखते ही उसका दीवाना और पागलपन सा समा गया है उसमें। और साथ ही साथ यह कार्तिक उस नौकर की पत्नी को यानी चपरासी की पत्नी को ऐसे देख रहा था जैसे खा जाने वाली एक प्रकार की नजरे से देख रहा था। और साथ ही साथ उसका नौकर रामू इस बात को यानी कार्तिक के मन में जो चल रहे थे उसके दिमाग की बात को भांप लेता है और अपनी पत्नी को वहां से टहला देता है और निकाल देता है, बोलता है कि चलो यहां से। और इसी वक्त चलते चलते रामू उस कार्तिक को कहता है कि साहब किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी भी चीज की आपको दिक्कत हो तो मुझे याद कीजिएगा। और रामू यह भी कहता है कि सर यहाँ हर चीज का बंदोबस्त है, आप जो भी कहिएगा वो भी आपको यहाँ पर सवाब भी अवेलेबल हो जाएंगे। और यह बात सुनकर कार्तिक के दिमाग खड़े हो जाते हैं और पूछता है कि क्या सवाब भी? तो रामू कहता है कि जी हाँ सर। और रामू इस कार्तिक को यह भी कहते हुए कहता है कि इसके पहले यानी आपके आने के पहले जो यहाँ पे साहब रहते थे उनकी मैं हर प्रकार का सेवा किया करता था और वो हमसे बहुत ही खुश थे और आप बस आदेश कीजिए और आपकी आदेश का पालन होगा। और कार्तिक उस रामू नौकर को कहता है कि ठीक है तब आज रात की इंतजाम करो, शराब भी और सवाब भी। तो रामू कहता है कि ठीक है साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविशंकर राज अपने हॉट क्राइम चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसी कहानियां सुनने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक तो जरूर किया करें वीडियो देखने के बाद, और साथ ही साथ ऐसी रोज कहानियां पाने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इसी सब्सक्रिप्शन के दौर में मैं कुछ लकी सब्सक्राइबर को चुनूंगा जिनको मैं कुछ गिफ्ट करूंगा और जो भी गिफ्ट करूंगा इसी चैनल के माध्यम से आपके बीच रखा जाएगा कि कौन कौन लकी सब्सक्राइबर चुने गए हैं उस लकी सब्सक्रिप्शन के दौर में। तो आपसे उम्मीद है कि आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देते और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दे, क्योंकि आपके दोस्त भी उस लकी सब्सक्राइबर के दौर में कुछ गिफ्ट चुने जाने के बाद मैं उनको दूंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे हौसला मिलता है। ऐसी कहानियां लाकर आपके बीच रखकर मैं अपने अंदाज में सुनाता हूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी की तरफ आते हैं। कार्तिक ने जब अपने नए ट्रांसफर के बाद जब नए शहर में पहुंचा तो उस रामू नौकर के द्वारा सामान रखवाए जाने के बाद उस रामू और उसकी वाइफ वहां से चले जाते हैं, जो कि इसके पहले उस क्वार्टर में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्तिक जब नए शहर में आकर अपने क्वार्टर पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद नौकर रामू उसकी सामान को लेकर के उसके क्वार्टर तक रखा और कुछ बातें करके वह अपनी पत्नी के साथ वहां से विदा लेता है। उसी वक्त इस कार्यालय में पहले से तैनात नितिन कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जो कि वह आते हैं और इस कार्तिक को समझाते हैं और कार्तिक को कहते हैं कि कार्तिक यहाँ इस कार्यालय में थोड़ा सा आप संभल कर रहना। और एक खास बात बता दूं, यह जो रामू की पत्नी है इससे जरा आप दूर ही रहना, क्योंकि यह थोड़ा अलग किस्म की औरत है। क्योंकि मैंने भी इस रामू की पत्नी के रूप सौंदर्य के चक्कर में आकर मैंने भी कुछ दिन पहले बहकने की कोशिश की थी और मैं इसको कुछ करने की ट्राई की थी, लेकिन मेरी आफत जान पर बनकर आई थी। तो प्लीज हो सके तो आप इस रामू की नौकर की पत्नी से आप दूरी बना करके ही रहना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यह बात नितिन जो कि पहले से वहां मौजूद कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जो कि इस नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह बात बखूबी समझा रहे थे। और कहते हैं नितिन की दोस्त बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान उस नौकर की वाइफ से माफी मांगकर यहाँ के लोगों से माफी मांगकर अपनी जान बचाई हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जरा संभल कर रहना। और इतना कहकर वह जो पुराने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो वहां तैनात थे वह नितिन से मिलने के बाद यही सारी बात सुनाकर वहां से चले जाते हैं। और इधर कार्तिक इन नीतीश साहब की बातों को सुनकर सोचने लगता है और जैसे ही वह
अपने सामान को लेकर वहां पर शिफ्ट हो रहा था, उसी वक्त कार्तिक उस रामू की पत्नी को देखा था, तो वह उसके मन में पागलपन समा गई थी उसकी सुंदरता को लेकर। और इस कार्तिक की उस रामू की वाइफ की पत्नी की चेहरा यानी इमेज इसकी आंखों से जा ही नहीं रही थी। इसके दिमाग में बस वही फितूर चल रही थी जो वह दृश्य रामू की पत्नी को वह अपने कार्यालय में आते समय देखा था। और यह कार्तिक किसी भी कीमत पर उस नौकर की पत्नी को पाना चाहता था और यह कार्तिक उसी फिराक में लग जाता है जो कि इसके पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो थे नितिन को समझा करके, नितिन जो थे इसको कार्तिक को समझा कर जाते हैं, उनकी बातों को टाल देता है और यही फिराक में लग जाता है उस नौकर की वाइफ को पाने के चक्कर में। जैसा कि आप इंट्रो में सुने थे कहानी में कि रामू जो नौकर था उसको बोला था कार्तिक कि तुम आज रात की शराब और शबाब दोनों की व्यवस्था करो। और रामू उसका नौकर वह रात को इसी बीच जो कार्तिक बोला था उसकी आज्ञा का पालन करते हुए रात को 9 बजे उसके क्वार्टर में शराब और खाना के साथ पहुंच रहा है। और रामू कहता है कार्तिक से कि साहब 1 घंटे के अंदर लड़की यहाँ पे हाजिर हो जाएगी, यानी शराब आपके सामने पेश हो जाएगी। और इसी बीच कार्तिक 2-4 पैक लगाकर डिनर भी करता है और समय देखने लगता है और बार बार घड़ी देख रहा होता है। आने वाली तो कोई और लड़की थी लेकिन उसके दिमाग में उस रामू की नौकर की पत्नी का ही ख्याल चल रहा था। और जैसे ही समय बीतता है, 1 घंटा 10 बजती है, वैसे ही दरवाजे पर, कार्तिक के दरवाजे पर यानी क्वार्टर में एक आवाज आती है, नॉक होती है दरवाजा, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने लड़की खड़ा होती है। और वह लड़की 20-22 साल की थी जो कि चेहरे को ढकी हुई थी और चेहरे पर नकाब बांधी हुई थी। और इसी बीच रामू नौकर कहता है कि साहब मैं चलता हूँ और यह आ गई है, यही आपकी सारी रात सेवा करेगी। और रामू कहता है साहब को कि साहब आप जैसे चाहते हैं वैसे सर्विस आप इससे ले सकते हैं, तो ठीक है मुझे की आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और यही बात कहकर रामू उस कमरे से निकल जाता है और उसी के साहब के क्वार्टर के थोड़े से दूर के बाद उसका भी नौकर का वहीं पे डेरा था, वह अपने डेरे में चल जाता है जहां उसकी पत्नी भी, वह यानी कि वही पत्नी जो कि कार्तिकेय के दिमाग में घूम रही थी, वही अब पत्नी के साथ वह वहां पे रहता था। और जैसे ही रामू जाता है तो उस लड़की वहां पे जो आई थी वह अपने चेहरे से नकाब उतारती है और लड़की की उम्र महज 22 से 23 वर्ष हो रही थी और देखने में बला की खूबसूरत थी। तो कार्तिक जब इसको देखता है तो दिमाग में इसके भी कुछ और चलने लगता है। और इसी बीच पूरी रात गुजर जाती है और रात को क्या हुआ आपके मन में चल रहा होगा, तो यही कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो सुनिए यह कहानी, पूरी कहानी को, और एंजॉय कीजिए। और यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। जैसे ही रात गुजरती है तो कार्तिक सुबह होता है तो खुश होकर के उसको अपने पर्स से निकाल करके 5,000 रुपए उस लड़की को दे देता है। और जैसे ही लड़की यह 5,000 रुपए पाती है वह आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है, क्योंकि वो उसके पहले वह लड़की को इतने पैसे कहीं नहीं मिले थे। और पैसे लेती है और सीधे निकलती है और सीधे निकलने के बाद वह बाहर ना जाकर के वो सीधे रामू के क्वार्टर पर जाती है, वही उस नौकर के क्वार्टर पर चली जाती है। और वहां पहुंचकर उस लड़की रामू से कहती है कि रामू तुम्हारे ये जो साहब हैं वो पागल है क्या? तो रामू कहता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ऐसे तुम मेरे साहब के बारे में बोल रही हो? और जब यह रामू बोलता है कि नहीं मेरे साहब तो पागल नहीं है, तो पूछता है क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? और लड़की कहती है तेरे साहब ने मुझे बुलाया था और कोई किस काम के लिए बुलाता है यह तो तुझे अच्छे से पता होगा। और रामू कहता है कि हाँ पता है। और फिर लड़की कहती है कि पता नहीं, तेरा साहब ना मर्द है कि क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं जब उसके साथ उसके बगल में ही बेड पर सोई रही, मेरे साथ कोई काम मतलब कोई भी चीज नहीं किया, और जैसे ही रात बीती तो मुझे यह 5,000 रुपए दे करके बोला कि जाओ। और साथ ही साथ कहती है कि तेरे साहब ने तो मुझे रात में एक भी बार हाथ तक नहीं लगाया, न कि टच किया, बल्कि डिस्टेंस मेंटेन कर करके बेड पर सोया हुआ था। और सामू इसी कोहापोह में सोचने लगता है कि बिना कुछ किए साहब ने 5,000 रुपए दिए, जब कुछ करना नहीं था तो यह फिर क्यों बुलाए और यह पैसे क्यों दिए? और साथ ही साथ वह लड़की रामू को कहती है कि मुझे तो डबल पैसे मिले, लो 1,000 रुपए तुम रखो और मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और साथ ही साथ वह लड़की कहती है कि यह ऐसा मुर्गा मिला है कि इसे हाथ से न जाने देना, और जब भी इसकी जरूरत हो मुझे कॉल करना, मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी इसको सेवा करने के लिए चली आऊंगी। यह तो कुछ करता भी नहीं है, फोकट के पैसे दे जाता है। अब लड़की तो वहां से चली जाती है, लेकिन यह जो रामू था इसका दिमाग चकरा जाता है कि साला यह क्या हो रहा है, कि भला कोई ऐसे कोई मर्द किसी औरत को कैसे छोड़ सकता है और बिना कुछ किए यह फ्री में रुपए कैसे दे देगा। रामू यही सब सोचने लगता है और रामू इसी बारे में सोचने लगता है कि यह लड़की बुला रहे हैं और लड़की के साथ कुछ कर भी नहीं रहे हैं और लड़की को फोकट में 5,000 रुपए देते हैं, यानी यह साहब बहुत ही अमीर है, इनके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। हालांकि उस कार्तिक उपाध्याय के रुपए के कमी तो थी नहीं, लेकिन अभी भी इसकी उम्र महज 35 से 38 वर्ष के बीच हो रही होगी। और रामू अपने वाइफ से इस बात को शेयर करता है कि निर्मला देखो ना ऐसी ऐसी बात है, और साहब एक रात को सर्विस के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किए थे, मैं उनके सामने पेश किया, उसके साथ कुछ नहीं किए। यानी यही सब बात रामू
अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और तमाम तरह की बातें आपस में करते हैं। और साथ ही साथ उस पुराने साहब का भी यह रामू नौकर जिक्र करता है कि वह तो हर एक प्रकार का यहाँ पे अयाशी किया करते थे, शराब भी, मटन चिकन जो भी खाना था हमसे बोलते थे और हम लोग उनको ला करके परोसते थे। तो यह साहब ना जाने किस प्रकार के हैं कहते हैं, लेकिन वो उसके साथ कुछ किए नहीं, चली गई और उसको साथ में रुपए भी दिए। और रामू नौकर उसका कहता है कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि यह साहब किस प्रकार के हैं, और कल कहा था इन्होंने कि मुझे भी ला करके दो, मैंने तो ला करके दिया, फिर पता ना जाने क्या ऐसा क्या हुआ कि वो लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ और उस लड़की को फिर केवल रात भर सोई उनके कमरे में और चले गए। और कुछ पैसे यानी बहुत पैसे, यानी उसके लिए बहुत था, नौकर के लिए 5,000 10,000 रुपए बड़ी बहुत मायने रखती है, और तो 5,000 रुपए देकर उसको भेज देते हैं। अब फिर रामू नौकर सोचने लगा कि हो सकता है कि शायद लड़की झूठ बोल रही, यानी कि रामू को उस लड़की पर भी भरोसा नहीं हो रहा। फिर ऐसे ही अगले दिन जब आती है तो उसको साहब बुलाते हैं और फिर बोलते हैं उस रामू नौकर को कि ठीक है अगले दिन भी उस लड़की को बुला लो। अब इसी बात को जब सुनता है तो रामू के मन में खुश हो जाता है, रामू मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि वह सोचने लगा कि आज भी मुझे फोकट में 1,000 रुपए मिलेंगे। और अगले दिन भी सेम यही किस्सा होता है जो वहां पे पोस्टेड था। कार्तिक खाता पीता है, सो जाता है और कोई टेस्ट नहीं करता। जैसे ही रात ढलती है, रात बीतती है, सुबह उस लड़की के हाथ में जेब से निकाल करके 5,000 रुपए थमा देता है, बोलता है कि लो जाओ। अब फिर वह लड़की रामू के पास जाती है, मिलती है और फिर रामू को 1,000 रुपए देती है कि लो भैया आपके कैसे सोने का मुर्गा हाथ लगा है, जब भी जरूरत पड़े रामू तुम मुझे कॉल कर देना, इस साहब की सेवा में मैं हमेशा 24/7 उपस्थित रहूंगी। तो इस बात को सुनकर रामू बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग फ्री में पैसे बांट रहे हैं। इसके मन में कुछ चलने लगा और नौकर सोचने लगा कि 2 दिनों में यह उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और 10,000 रुपए उड़ा दिए। और नौकर बोला अपनी वाइफ से कि ये क्या मामला है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। यानी कि नौकर के इस सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। और इसी पोहापोह में यह नौकर रामू सोचने लगता है कि आखिर इस चीज का राज क्या है। मैं तो अगले बार जब भी साहब उस लड़की को बुलाने के लिए बोलेंगे तो मैं इस राज के तह तक पहुंचूंगा। और यानी कि सिंपल मतलब समझ लीजिए कि रामू उस साहब और उस लड़की के बीच क्या होता है ना होता है उसको छिप कर देखने का प्लान बनाने लगता है। और जैसे ही 1 2 दिन 4 दिन बीतती है तो फिर चौथे दिन उस साहब का कॉल आता है रामू के पास, नौकर के पास। और फिर जो कार्तिकेय था वह कहता है नौकर रामू को कि ठीक है फिर से उस लड़की को बुला लो। और जैसे ही लड़की को बुलाया जाता है तो लड़की उस कार्तिकेय के रूम में जाती है और यह नौकर रामू पहले से ही खिड़की से कहीं होल होल से जुगाड़ बना के रखा था कि आखिर मसला क्या है, यानी माजरा क्या है, इस कमरे की राज क्या है, बिना कुछ किए कोई कैसे पैसा दे सकता है उसको। तो जैसे ही लड़की उस कमरे में जाती है उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और रामू जहां से वह जुगाड़ लगा बैठा था वहां पर चुपचाप खड़ा होकर दृश्य देखने लगता है। और रामू वहां पे 2-3 घंटा खड़ा होकर दृश्य देखता रहता है और सोचने लगता है कि यार जो लड़की बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी, यह साहब तो कुछ कर भी नहीं रहा है, केवल सो रहा है डिस्टेंस मेंटेन करके, और सुबह होते ही 5,000 रुपए फ्री में दे देता है। और इस रामू नौकर के मन में बहुत तमाम तरह की बातें चलने लगती है। सोचने लगता है कि यार हिजड़ा है ना मर्द है, क्या है ना पता कि जो लड़की को बुलाता है केवल सोता है और कुछ करता नहीं है। यही तमाम तरह की बातें उस नौकर के दिमाग में चलने लगती है। और जैसे ही सुबह होती है वह लड़की कमरे से निकलती है और साहब उस जो कार्तिकेय था उस लड़की को हाथ पर 5,000 फिर थमाता है और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। और वह लड़की वहां से निकलती है और रामू के कमरे पर जाती है, फिर से रामू को बोलती है कि चलो यार कोई बात नहीं, ये लो तुम अपनी 1,000 रुपया, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं हमेशा आऊंगी, ये बिना कुछ किए फोकट में पैसे मिल रहे तो लेने में क्या दिक्कत है। लड़की यही सब बात बोलती है, वहां से निकल जाती है। और यह जो रामू नौकर था इसका दिमाग 1,000 रुपए के छोड़ करके इस 5,000 रुपए पर टिक जाता है और सोचता है कि ऐसा क्या दिमाग लगाया जाए कि इस लड़की को 5,000 ना मिलकर के मुझे ही यह 5,000 रुपए मिल जाए। क्योंकि रामू की जो नौकर थी, नौकर की तो सैलरी उतनी होती नहीं है और खुद के लिए यह शानो शौकत डेवलप करना चाहता था और गाड़ी घोड़ा भी खरीदना चाहता था, लेकिन उस नौकर की तनख्वाह में तो यह कतई पॉसिबल नहीं था कि यह सारा कुछ कर सके। और यही चीज पर वह दिमाग केंद्रित करने लगता है और लगा देता है। और साथ ही साथ इस नौकर की पत्नी निर्मला जो थी वह अपने हस्बैंड यानी रामू के साथ खुद लड़ा करती थी गहनों और गुड़िया के लिए। तो रामू सोचा कि इससे बढ़िया यानी इससे दुधारू गाय कोई और नहीं मिल सकता है, जैसे कि कार्तिक को वह एटीएम समझ रहा था। और रामू यह भी सोचने लगा कि ऐसा आखिर क्या जुगाड़ लगाऊं कि यह जो 5,000 उस लड़की को देते हैं साहब वह उसको ना देकर के हम ही इस पैसे को पूरी तरह से मेरे ही पास रह जाए। और इसी उधेड़-बुन में रामू जो नौकर था वह लग जाता है कि उसी बीच इसकी पत्नी निर्मला वहां आकर बैठती है और इन दोनों के पास आपस में यही सारी बातें होने लगती है। और निर्मला रामू से पूछती है कि ऐसा क्या
फ्री में कोई थोड़ी किसी को पैसा दे सकता है। तो रामू बोलता है कि हाँ, मैं उस कमरे के खिड़की से झांका था, देखा था कि साहब ने कुछ नहीं किया। जैसे ही 2-3 घंटे बीते, फिर रात हो गई, मैं वहां से निकल गया और सुबह हुई तो उस लड़की को 5,000 रुपए दिए, यानी कि उस लड़की सही कह रही। और इसी बीच इन दोनों के जैसे ही बात हो रही थी, इसी बीच रामू के मन में एक आइडिया काम करता है और कहता है कि निर्मला, मैं तुमसे एक बात बोलूं, कहीं तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तो निर्मला बोलती है कि कोई बात नहीं, आप मेरे हस्बैंड है, किस बात की बुरा, बताइए, हम दोनों के ही तो बीच बात होनी है। और रामू अपनी बीवी को कहता है कि अच्छा निर्मला, ये बताओ कि वह लड़की महीने में 5 बार 4 बार आ जाती है और बिना काम करने के 4,000 रुपए लेकर चली जाती है। अगर यह पैसा अगर कैलकुलेट किया जाए तो महीने के 50,000 बन रहे हैं। अगर यह 50,000 रुपए हम लोग के पास आ जाए तो किस बात की टेंशन और किस बात की दिक्कत होगी। और निर्मला भी उस रामू को कहती कि आखिर आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे हम लोगों को मिलेंगे कैसे। और उसका नौकर रामू कहता है कि निर्मला, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। यानी रामू झिझकते हुए अपनी पत्नी को बोला कि उस लड़की की जगह पर क्यों ना तुम चला जाओ, साहब तो कुछ करते भी नहीं है, बस साहब के बगल में सोना है और सुबह जैसे ही होगी 5,000 रुपए लेकर आ जाना है। और जैसे ही इस बात को निर्मला सुनती है, निर्मला तो सम हो जाती है और कहती है कि ये क्या आप बोल रहे हैं, किसी गैर मर्द के पास आप मुझे भेजोगे। और रामू समझाते हुए निर्मला को कहता है कि अरे साहब जो है करता तो कुछ है नहीं, उससे तो कुछ होता नहीं है, बस उसके सामने जाके एसी वाले रूम में साथ में सोना है और जैसे ही सुबह होगी 5,000 रुपए लेकर के आ जाना है। और रामू कहता है कि ये सब बातें किसी और को भी पता नहीं चलेगी, हम और तुम और साहब के अलावा यहाँ तो कोई है नहीं। इसी बीच जब रामू ये सब बातें कहता है निर्मला से, तो निर्मला के दिमाग में ये सब बातें चलने लगते हैं कि यार रामू बात तो सही कर रहे हो, क्यों ना इस 50,000 रुपए को अपने अंदर कैप्चर किया जाए इस रणनीति के तहत। फिर साथ ही साथ निर्मला कहती है कि क्यों ना हम यहाँ सोए चाहे वहां सोए, आखिर रात को यहाँ सोना ही है, अब फोकट में पैसे मिलेंगे तो क्यों ना यहाँ शायद सोए चाहे वहां सोए, बात तो बराबर है। चलो ये बात डन हो गई और निर्मला तो राजी हो जाती है और रामू को बस साहब की आदेश तो चाहिए थी। और जैसे ही 1-2 दिन बीतते हैं, उस कार्तिकेय की फोन रामू को आती है और जैसे ही कार्तिक फोन करता है रामू को, कहता है कि ठीक है उस लड़की को बुलाओ। तो अब यहाँ पर रामू अपना दिमाग लगाकर अपना गेम खेलता है और कहता है कि साहब वह लड़की तो आ नहीं पाएगी क्योंकि वह घर चली गई है और घर उसका नजदीक है नहीं, वह 200-400 किलोमीटर दूरी है उसकी गांव की, तो इतने जल्दी तो आ नहीं सकती है। तो मैं और इसी बीच कार्तिक इस रामू को फोर्स करता है कि यार मुझे चाहिए और तुम कहीं से भी जुगाड़ करो। और रामू दिमाग अपना लगाता है, कहता है कि साहब वही तो एक टच में थी और कोई है नहीं, अब क्या किया जाए साहब, कहां से जुगाड़ किया जाए। रामू अपना दिमाग बखूबी लगा रहा था। और इसी बीच कार्तिक उस रामू नौकर से कहता है कि यह तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी कर्तव्य है सेवा करना साहब का। तुमने जैसा बोला था कि सर आप जो कहिएगा वो अवेलेबल हो जाएगा, तो तुम जानो कहां से व्यवस्था कराओगे, कैसे कराओगे। और वह कार्तिक कहता है कि तुम कहीं से भी लाओ और मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, तुम मेरी डिमांड पूरी करो। और इसी बीच रामू जो है अपना नेक्स्ट जाल फेंकते हुए कहता है कि साहब आप तो मेरे साहब हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मेरा आपका डिमांड फुलफिल करना यानी हर एक प्रकार की सेवाएं करना मेरा कर्तव्य है। अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपका नौकर होने के नाते एक बलिदान दे सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे और आप इसके लिए भरपूर तैयार हो तो मैं यह आपको बात बता सकता हूँ। और इसी बीच कार्तिक के कान खड़े हो जाते हैं और कार्तिक उस नौकर से कहता है रामू से कि आखिर बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ बात क्या है। और इसी बीच रामू कहता है कि माफ कीजिएगा साहब, अगर आपकी रजामंदी हो तो मेरी लास्ट ऑप्शन एक पत्नी ही बची है, चाहिए तो आपको मैं अपनी पत्नी को आपके पास भेज सकता हूँ, वो आपको सर्विस दे देगी। आखिरकार उस लड़की को जो रुपया पैसा देते थे वो आप उसी को दे दीजिएगा, हम लोग का भी रोजी रोजगार चल जाएगा और आपकी भी काम पूरी हो जाएगी। अगर आप हाँ बोलते हैं तो मैं अपनी पत्नी निर्मला से जाकर बात करूंगा, वह हाँ तो नहीं बोलेगी, लेकिन मैं आपके सेवा में किसी भी तरह से उसे कन्विंस करके आपके पास भेजने का भरपूर सफल प्रयास करूंगा। और कार्तिक भी इसी इंतजार में लगा हुआ था और कार्तिक भी 2 मिनट इसके रामू के बात सुनने के बाद मौन धारण किए हुए रहता है, लेकिन फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो चाहिए चाहिए, ठीक है व्यवस्था कराओ। और ऐसे ही यह रामू कार्तिक के मुंह से बात राजी होने की सुनता है, वह खुशी से वहां से निकलता है और अपने क्वार्टर की तरफ जाता है और खुशी से कहता है निर्मला निर्मला ये साहब तो मान गए हैं। मैं उनके सामने अपनी जाल बिछाया फेंका और उस जाल में साहब को लपेट लिया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज रात को साहब के साथ कमरे में सोना है और सुबह उठ करके 5,000 रुपए लेकर के आना है। और रामू कहता है कि अब हम लोग का काम बिल्कुल सेट है, इसमें कोई रुकावट और कोई अवरोध नहीं आएगा और ना ही कोई जान पाएगा कि और हम और तुम्हारे और साहब के अलावा तो कोई जानता भी नहीं। फिर वैसे ही उस लड़की के आने के पहले जो कार्तिक का रूटीन था वही करता है, शराब वराब पीता है, डिनर करता है, खाना खाता है और वेट करता है। तो और इसी बीच 10 बजने वाला था रामू अपनी वाइफ को लेकर यानी निर्मला को लेकर, रामू अपनी बीवी को लेकर उस कार्तिकेय के ऑफिस में यानी कार्तिकेय के क्वार्टर में पहुंच जाता है, जहां दरवाजा नॉक करता है और अपनी पत्नी को अंदर भेज देता है रूम में और वहां से रामू लौट जाता है। और जैसे ही यह दरवाजा कार्तिकेय खोलता है, वहां पर निर्मला खड़ी थी और जो कि
आते ही इसके दिमाग में, कार्तिकेय के दिमाग में यह जो चेहरा चल रही थी आज उसकी रानी, ख्वाबों की रानी जो सोच रहा था, उसके सामने साक्षात आज खड़ी थी। और जब से कार्तिक उसको देखा था, ना दिन में चैन थी ना रात में करार था, और वो निर्मला इस वक्त उसके सामने सर्विस देने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। और उस निर्मला को अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद निर्मला को दरवाजा खटाक से बंद कर देता है। और इसी वक्त जब निर्मला उस बेडरूम में जाकर बैठती है तो इसी बीच कार्तिक भी वहां पहुंच जाता है। और निर्मला ने तो ये सब सोचा भी नहीं था, और जो नौकर रामू जो था वह भी सोचा भी नहीं था वह होता है इस नौकरानी के साथ। और कार्तिक जो होता है उस निर्मला के ऊपर खूंखार भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। और निर्मला को तो ये सब बात समझ में भी नहीं आ रही थी और सोच रही थी कि यह क्या हुआ, जो मैं कहानी सुनती आ रही थी शायद वह कहानी झूठ था, यानी वह लड़की भी झूठ बोल रही थी और मेरा हस्बैंड भी झूठ बोल रहा था। ये सारी तमाम बातें उस निर्मला के दिमाग में चलने लगती है और ये साक्षात उस सब का उल्टा दिख रहा है। और यह तो मुझे भूखे भेड़िए की तरह निगलने के लिए तैयार है। वहां निर्मला जब पहुंची तो वह कुछ इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह अपनी मर्जी से उस कार्तिक के रूम में पहुंची थी। अब तो जो होना था वह तो होगा ही, और उसको टोकने का वह गलती कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपनी मर्जी से और रामू के भेजने पर वह कार्तिक के रूम में सर्विस देने पहुंची थी। और उस सारी रात को जो कार्तिक होता है ना खुद सोता है ना उसको निर्मला को सोने देता है, और पूरी रात उसको तोड़ कर रख देता है। और जैसे ही सुबह होती है तो कार्तिक अपने फिर बटुए से निकालता है और 5,000 इस लड़की की यानी उस नौकर रामू की पत्नी के निर्मला के हाथ में रख देता है। बोलता है ठीक है आप चाहिए। और इसी बीच चेहरे के कार्तिक के क्योंकि यह सारा गेम जो कार्तिक किया था वह निर्मला को अपने सारा जाल यानी जो यह फेंका था उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला, और आखिरकार उस निर्मला यानी रामू की पत्नी को अपने बेड पर लाकर ही दम छोड़ा। क्योंकि इसके पहले 3 बार उस लड़की 4 बार लड़की को बुलाया था और बिना छुए उस लड़की को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे दे देकर भेजा था। यही सब बात उस रामू को यानी नौकर को समझ में नहीं आई। आखिरकार अपनी ही बीवी को उसके रातें रंगीन करने के लिए उसके पास भेजनी पड़ी। तो लालच ऐसी चीज है कि आदमी से जो ना चाहिए वह भी करवा देता है। तो दोस्तों ऐसी लालच और इस कहानी से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीख मिली होगी। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज कहानी में इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सब सही था या गलत था, जो रामू को करना चाहिए था या कार्तिक को ये सब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। जो कि इसके पहले जो वहां पे नितिन कुमार जो थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि इस कार्तिकों को समझा करके गए थे, क्योंकि उनकी जान पर भी इसी नौकर की वाइफ के चक्कर में बड़ा बखेड़ा हो गया था। तो चलिए आज कहानी में इतना ही। आप सबका दिल से धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और आप सब मेरी कहानी को सुनिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट कहानी के साथ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।